कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज हम जो सेकेंड ईयर की फिजिक्स है उसमें जो चैप्टर नंबर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर की जो फिजिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 15 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, डज द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। यानी पहले हमने ये प्रूव करना है कि ईएमएफ जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, और फिर हमने ये प्रूव करना है कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर के अंदर ये फार्मूला पढ़ चुके हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो -n del phi over del t के इक्वल है। यानी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इक्वल है नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसमें जो डेल फाई ओवर डेल टी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स है, और एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल हैं। तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फैराडेज लॉ की स्टेटमेंट है, पहले आपने ये लिखनी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो जस्ट मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के रेट पे डिपेंड कर रहा है, वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है। और उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला हमारा होता है वो उसमें क्या होता है कि I इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे I इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवर आर। ठीक है, जो ई लिखा हुआ है ये एक्चुअली क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि करंट और रेजिस्टेंस का आपस में ताल्लुक है, यानी करंट जो है वो रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो करंट तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.2, इसमें क्या है कि स्क्वायर लूप है वायर की, इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो मूव कर रही है। द नॉर्मल टू द लूप, यानी जो लूप का जो परपेंडिकुलर होगा, जो लूप के परपेंडिकुलर लाइन है जिसको यहाँ पे एन से शो किया हुआ है, ये इस लूप का नॉर्मल होगा। ठीक है, तो नॉर्मल ऑफ द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप का जो नॉर्मल है, जो इसका परपेंडिकुलर है, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल डायरेक्शन में है। इज एन ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप, क्या जो ईएमएफ है इस लूप के अंदर इंड्यूस होगा। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर की कोई वजह बताएं। ठीक है, तो इसमें हम ये बताएंगे कि इसमें जो है फ्लक्स जो है वो पास तो हो रहा है लूप के अंदर, लेकिन अगर ये जो है लूप है वो इसी पोजीशन में बरकरार रहती है तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं होगा। और इंड्यूस ईएमएफ के इंड्यूस होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ E इज इक्वल टू -n del phi over del t। तो del phi का मतलब है चेंज इन द फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो चूंकि इसमें फ्लक्स जो है पास तो हो रहा है लेकिन वो चेंज नहीं होगा, तो डेल फाई इस केस में 0 होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो भी 0 होगा। इसलिए जो है इंड्यूस ईएमएफ इस केस में प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो अब लिखना है स्टार्ट में भी कि देयर विल बी नो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द लूप बिकॉज वी नो द अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। अपनी सारी स्टेटमेंट जो है लिख के तो आगे बताना है कि इसमें इंड्यूस ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.3, इसमें क्या है कि लाइट मेटालिक रिंग इज रिलीज फ्रॉम अबव, यानी एक हल्का सा मेटालिक रिंग है जिसको हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, ऊपर से इसको छोड़ रहे हैं इनटू अ वर्टिकल बार। एक हमारे पास मैग्नेटिक बार है जिसको हमने वर्टिकल रखा हुआ है। इसका नॉर्थ पोल आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जो इसका साउथ पोल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ऊपर से जो रिंग है मेटालिक, वो मेटालिक रिंग जो है वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि व्यूड फॉर अबव डज द करंट फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन द रिंग। रिंग के अंदर ऊपर से अगर हम देखते हैं तो जो करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या जो है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा है अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ। लेंसेज लॉ जो है ना वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को शो करता है। तो अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज अपोजिट टू द काज विच प्रोड्यूस इट, कि वो जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस करंट की वो इस तरह होती है कि इंड्यूस करंट जो है अपने काज को अपोज कर रहा होता है, जो भी काज उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है उसको वो अपोज करता है। इसलिए मेटालिक रिंग जो है वो जो ऊपर से नीचे गिरेगा उसको हम रिलीज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसके अंदर से रिंग के अंदर से पास हो रहा होगा, और वो जब नीचे मुसलसल गिर रहा होगा तो फ्लक्स बढ़ रहा होगा, मीन चेंज हो रहा होगा, तो उसके अंदर इंड्यूस करंट जो है पैदा होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब हमने ये देखा ना कि इसमें जो बार है उसके अपवर्ड जो एंड है इसका वो नॉर्थ है, तो रिंग का जो डाउनवर्ड नीचे वाला फेस होगा वो भी नॉर्थ बनेगा। तो नॉर्थ वाले फेस से जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो निकलेंगी और ऊपर वाले फेस से वो एंटर होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आप लिखेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि इसमें
When the metallic ring is released from the above into the bar magnet, the magnetic flux is changed into a ring. फ्लक्स जो है वो चेंज होगा और जो इंड्यूस ईएमएफ है उसके अंदर प्रोड्यूस होगा और नॉर्थ पोल जो है वो डेवलप हो जाएगा रिंग के डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल. वो उसको दोनों उसको रिपेल करेंगे. तो नॉर्थ पोल जो है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी और ऊपर से जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो एंटर हो रही होंगी, नीचे वाले फेस से वो निकल रही होंगी. तो अगर हम अपने जो थंब अपनी फिंगर्स हैं उनको हम लिख देते हैं इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारा जो थंब होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करेगा. मतलब जो करंट होगा इस केस में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. ठीक है, यानी आप इस फेस के जो इधर वाला आप वाली साइड का जो एंड है, जो सिरा है इसका, उसको पकड़ के आपने फिंगर्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकालना है. जिस तरह लाइन्स ऑफ फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकल रही हैं, अपर एंड से एंटर हो रही हैं. तो अपने थंब को आप रिंग के साथ रखें तो हमारा थंब जो है वो इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. मतलब जो करंट है इसमें वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपने राइट हैंड रूल से इसको करके खुद देखना है ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए. उसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द रजिस्टर आर इन द फिगर. इसमें आप देखेंगे एक फिगर बना हुआ है, इसमें म्यूचुअल इंडक्शन शो हो रही है. जो अपर कॉइल है इसमें स्विच भी है, बैटरी भी है और इसमें हम जब इसको स्विच को क्लोज करते हैं तो कॉइल के अंदर करंट जो है पास होना शुरू हो जाता है. तो जो उसका लेफ़्ट वाला फेस है वो साउथ है, जो राइट वाला फेस है वो नॉर्थ है. नॉर्थ वाले फेस से लाइन्स ऑफ फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो निकल रही हैं और साउथ वाले फेस से एंटर होंगी. तो नॉर्थ वाले फेस से लाइन्स ऑफ फोर्स जो है निकलेंगी तो साउथ वाली कॉइल में एंटर होंगी और साउथ वाली कॉइल में चूँकि हमने स्विच को ऑन किया तो शुरू में करंट ज़ीरो होता है और बाद में करंट जो है बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाता है. तो करंट के बढ़ने की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो साउथ वाली कॉइल में से पास हो रहा है वो फ्लक्स चेंज होगा और साउथ वाली कॉइल में इंड्यूस करंट जो है वो इंड्यूस होगा. लेकिन अकॉर्डिंग टू लेंज़ेज़ लॉ इस इंड्यूस करंट ने अपने काज को अपोज करना है. यानी जो राइट वाला फेस है, जो प्राइमरी कॉइल है पहले वाली जिसके साथ बैटरी लगी हुई है वो प्राइमरी कॉइल है और जो साउथ वाली कॉइल है जिसके अंदर इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है वो सेकेंडरी कॉइल है. तो प्राइमरी कॉइल का जो राइट साइड पे फेस है वो नॉर्थ है, तो सेकेंडरी कॉइल का भी जो लेफ़्ट वाला फेस होगा वो नॉर्थ हो ताकि वो उसे को रिपेल करें और जो इसमें से लाइन्स ऑफ फोर्स है वो निकल के साउथ वाले फेस में एंटर हों. तो इसमें अगर जो करंट है हमारा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल में, तो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो करेगा और जब वो आर से पास करेगा तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट वो फ्लो करेगा. ठीक है, तो इस तरीके से जो है करंट जो है पास होगा इसमें. और जब इसका हम स्विच को ओपन करते हैं तो करंट मैक्सिमम टू ज़ीरो होगा. तो करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी. यानी पहले अगर वो राइटवर्ड था फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो अब करंट जो होगा वो डिक्रीज़ होगा तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा. क्लॉकवाइज पहले वो क्लॉकवाइज था, अब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. तो साथ वाली जो कॉइल है उसके अंदर जो करंट होगा अब वो उसके अपोजिट होगा तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. यानी सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा क्योंकि इसने अपने काज को अपोज करना है और इसकी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो प्राइमरी कॉइल का जो करंट होगा उसके अपोजिट होगी. तो स्विच को ओपन करने पे जो करंट होगा इसका प्राइमरी कॉइल का वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो सेकेंडरी कॉइल का जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा. क्लॉकवाइज होने की सूरत में जो रजिस्टर है आर उसमें से जो करंट जो होगा वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करेगा. ठीक है, तो ये उम्मीद है आप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा. उसके बाद जो इसका पांचवा क्वेश्चन है आप देखें कि डज द इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट. कि हमने कहा कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो अपने काज को अपोज करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिक्रीज़ करेगा. यानी अगर फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और चेंज होने की वजह से इंड्यूस करंट जो है वो कंडक्टर के अंदर पैदा हो रहा है, तो वो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस करंट जो होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा. लेकिन अगर मैग्नेटिक फ्लक्स पहले से ही कम हो रहा है तो चेंज तो अब भी हो रहा है, तो उस केस में जो इंड्यूस करंट पैदा होगा और इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा वो उस कम होते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज़ करेगा. ठीक है, मतलब उसने जस्ट अपोज करना है, चाहे वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कम हो रहा हो या ज़्यादा हो रहा हो. इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो है वो फ्लक्स को जस्ट अपोज करेंगे. अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो वो उसको बढ़ाएंगे, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो उसको कम करेंगे. उसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.6. इसमें स्टूडेंट्स आप देखें कि क्या है कि व्हेन द स्विच इन द सर्किट इज़ क्लोज्ड. अभी डायग्राम बनी हुई है साथ वाले, इसमें देखें आप एक सिलेंडर टाइप शेप है और उसके ऊपर जो तार है वायर है वो लपेटी हुई है. तो एक इसमें आप देख सकते हैं कि वो जो वायर है वो कॉइल की फॉर्म में इसके ऊपर लपेटी हुई है और कॉइल के दोनों एंड जो है वो बैटरी के साथ कनेक्ट हैं और स्विच भी है.
तो स्विच को हम क्लोज करते हैं तो उसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, और कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो ज़ाहिर है ये एज ए लॉन्ग बार मैग्नेट एक्ट करेगा, मतलब एक फेस जो है इसका वो नॉर्थ बन जाएगा और एक फेस जो है इसका वो साउथ फेस बन जाएगा। तो इसमें आप देखें कि जो पॉजिटिव जो इसका एंड है बैटरी का, करंट वहाँ से शुरू होगा और आएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव, मतलब करंट जो है इस सर्किट के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसका जो अपवर्ड फेस होगा वो नॉर्थ होगा। ठीक है, वहाँ पे देखें आपके व्हेन द स्विच इज इन द सर्किट इज क्लोज्ड द करंट इज सेट अप इन द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। अब इसमें हम जो मेटल रिंग ऊपर बना हुआ है वो इसके ऊपर हमने रखा हुआ है मेटल रिंग, और कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो इस रिंग के अंदर से भी पास होगा, और स्टार्ट में जब करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स जो है वो चेंज होगा और मेटल रिंग के अंदर करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हेन द स्विच इन द सर्किट इज क्लोज द करंट इज एस्टैब्लिश्ड इन द कॉइल एंड द मेटल रिंग जंप्स अपवर्ड इन द फिगर, वाई, कि जो मेटल रिंग है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जंप करता है, क्यों? डिस्क्राइब व्हाट वुड हैपन टू द रिंग इफ द बैटरी पोलैरिटी वाज रिवर्स्ड, अगर बैटरी की पोलैरिटी को हम रिवर्स कर देते हैं तो फिर वो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें यह है कि दोनों केसेस में अगर आप बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स भी करते हैं फिर भी जो मेटल रिंग है वो अपवर्ड जंप करेगा। ठीक है, तो इसमें एक जो इसका अगर जो कॉइल का फेस अपर जो डायरेक्शन में है तो उसका अपर फेस जो है वो नॉर्थ बनता है, तो रिंग का डाउनवर्ड फेस जो होगा, लोअर फेस जो होगा वो भी नॉर्थ बनेगा, और वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्शन की वजह से मेटल जो है वो अपर डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, और अगर जो हम पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं तो कॉइल का अपर फेस जो है वो साउथ फेस बन जाता है, तो रिंग का लोअर फेस है वो भी साउथ फेस बनेगा, तब भी दोनों साउथ फेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तब भी उस केस में भी जो मेटल रिंग है वो अपर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो चूंकि उसने अपने काज को अपोज ही करना है, दोनों केसेस में मेटल रिंग जो है वो अपर डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.7, इसमें क्या है कि द फिगर शोज द कॉइल ऑफ द वायर। इसमें आप देखें कि एक जो है मैग्नेटिक फील्ड शो किया हुआ है, एक्स डायरेक्शन है और राइट साइड पे वाई एक्सिस है, और अपर डायरेक्शन में जेड एक्सिस है, और मैग्नेटिक फील्ड को शो किया गया है वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो फिगर शोज द कॉइल ऑफ द वायर इन द एक्स वाई प्लेन, कॉइल को जो रखा हुआ है तो एक्स वाई प्लेन में है, चूँकि जेड एक्सिस जो है अपर डायरेक्शन में है तो कॉइल जो है वो उसके गिर्द नहीं है, उसके उस डायरेक्शन में नहीं है, तो जेड एक्सिस के गिर्द वो घूमेगी, यानी जो जेड एक्सिस होगा वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इन द एक्स वाई प्लेन विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द वाई एक्सिस around which of the three coordinate axes should the coil be rotated in order to generate an EMF and the current in the coil। ठीक है, अगर हम इसमें अगर ये कॉइल जो है वो लॉन्ग द एक्स एक्सिस मूव करेगी, ठीक है, तो इसमें इसमें ये कॉइल जो है स्टूडेंट्स के अगर ये वाई एक्सिस के गिर्द घूमती है तब भी इसका फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं होगा, और अगर ये कॉइल जो है जेड एक्सिस के गिर्द घूमती है तब भी इसके अंदर से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो नहीं चेंज नहीं होगा। ओनली जब हम इस कॉइल को अराउंड द एक्स एक्सिस रोटेट करवाते हैं, घुमाते हैं, तो फिर इसका जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, तो उसकी वजह से इसका जो है इसके अंदर जो इंड्यूस करंट भी पैदा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये कॉइल जब एक्स एक्सिस के घूमेगी तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। ठीक है, उन्होंने ये क्वेश्चन यही पूछा है ना कि फिगर शोज द कॉइल ऑफ द वायर इन द एक्स वाई प्लेन with magnetic field directed along the y-axis, around which of the three coordinate axes should the coil be rotated in order to generate an EMF and a current in the coil। तो अगर ये coil जो है around the x-axis घूमेगी तो इसके अंदर induced current और induced EMF जो है वो पैदा होगा। उसके बाद जो 15.8 क्वेश्चन है कि how would you position a flat loop of wire in changing magnetic field so that there is no EMF in the loop। तो स्टूडेंट्स लूप के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ के पैदा होने के लिए ज़रूरी है कि इसमें जो फ्लक्स पास हो रहा है वो चेंज हो। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि हमारे पास जो फ्लक्स का फार्मूला होता है, चेंज इन द फ्लक्स का फार्मूला डेल्टा फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। तो अगर हम कॉइल को इस तरह रखें कि इनके मैग्नेटिक फील्ड के और इसके जो एरिया है उसके दरमियान में एंगल 90 का हो, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है, इसमें कॉइल का जो एरिया है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग है, लेकिन जो इसका एरिया है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अलॉन्ग द नॉर्मल है एरिया, तो एरिया के और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके दरमियान में जो एंगल है वो 90 का है और कॉस 90 जो है वो 0 होगा, तो उस केस में चेंज इन द फ्लक्स जो है वो 0 होगा। जब चेंज इन द फ्लक्स 0 है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के अकॉर्डिंग जो फैराडेज लॉ हम यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग माइनस एन डेल फाई और डेल टी, तो उसमें डेल फाई 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो इंड्यूस ईएमएफ का वो 0 आएगा। तो कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ इस डायरेक्शन में अगर हम कॉइल को रखेंगे तो इंड्यूस नहीं होगा। उसके बाद 15.9 क्वेश्चन देखें
इन अ सर्टेन रीजन ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, के एक खास रीजन है हमारे पास है सॉरी, तो उसमें जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड। आप अपने आगे कंसिडर करें कि आपके सामने बिल्कुल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। व्हेन ए प्लेन यानी एरोप्लेन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, अगर एक प्लेन है जो कि नॉर्थ की तरफ एक्ट कर रहा है, उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो कौन सा जहाज़ का जो विंग टिप है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इसमें आप देखें कि इस प्लेन के अंदर, एरोप्लेन के अंदर चार्जेस जो होंगे पॉजिटिव, वो जब एरोप्लेन मूव कर रहा है टुवर्ड्स द नॉर्थ तो चार्जेस भी मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी उसका फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि V अपवर्ड डायरेक्शन में है, आपके सामने N की डायरेक्शन देखें, और जो B है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अपने राइट हैंड से V क्रॉस B यानी V को आप B की तरफ कर्ल करें अपनी फिंगर्स को, तो जो हमारा थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। इसका मतलब है कि जो प्लेन के अंदर जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस, वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, इसलिए जो एरोप्लेन है उसका जो वेस्ट विंग टिप है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ तक इस एक्सरसाइज के हाफ क्वेश्चन जो है वो किए हैं, बाकी जो हाफ क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप बार बार सुने गौर से, इसको अच्छी तरह तैयार करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जिनको समझ नहीं आई वो कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही नई नेक्स्ट वीडियो आए फ़ौरन से आपको मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।